फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आप जानते हैं बैलेंस शीट में मेनली आपका दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कहते हैं और दूसरे पार्ट को आप जो है एसेट्स कहते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाले पार्ट में मेनली तीन हेडिंग्स होती हैं। पहली होती है शेयर होल्डर फंड, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी होती है करंट लायबिलिटी। और एसेट वाले पार्ट में मेनली दो ही हेडिंग होती हैं, दैट इज़ नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। तो देखिए, आप चाहे लायबिलिटी साइड से आप ऐड कर लीजिए, चाहे एसेट साइड से ऐड कर लीजिए, टोटल एसेट्स बराबर ही आती हैं दोनों तरफ से। तो एक तो दो फॉर्मूले तो आपके ये हो गए टोटल एसेट्स के। उसके अलावा इसमें कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख सकते हैं। मैंने बना रखा है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और एक मैंने और बनाया है इसके अंदर एनसीएल प्लस सीएल, दैट इज टोटल डेट्स। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आप जानते हैं कैसे निकाली जाती है, शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। इसको भी ध्यान रखिएगा, समटाइम इट मे बी ऑल्सो यूज्ड, मे ऑल्सो बी यूज्ड। तो देखिए, मैंने वो डिराइव कैसे किया है। मैं शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को मैं ये भी कह सकता हूँ टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल ही आएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। टोटल एसेट को मैं ब्रेक कर सकता हूँ एनसीए प्लस सीए में। ठीक है बच्चों, तो एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया। अब एनसीए को एनसीए रहने दीजिए, सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल हो गया, तो एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया। तो मेनली पहले और चौथे फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, एसएचएफ प्लस एनसीएल या फिर एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, दोनों ही ये कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। उसके अलावा टीए माइनस सीएल भी ध्यान रख सकते हैं, प्लस एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल भी। तो इस तरह से मैंने इसके देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के चार फॉर्मूले बना दिए। मेन फॉर्मूला एसएचएफ प्लस एनसीएल होता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, जैसे सी ए माइनस सी एल होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो कैसे डिराइव किया मैंने आपको बता रहा हूँ। मैं सी ए को ले सकता हूँ टी ए माइनस एन सी ए। टी ए को मैं फिर उसकी लायबिलिटी साइड वाली साइड का पूरा एक्सप्लेनेशन वो कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, एस एच एफ प्लस एन सी एल प्लस सी एल माइनस एन सी ए माइनस सी एल। तो देखिए, सी ए से सी एल कट गया, तो एस एच एफ प्लस एन सी एल माइनस एन सी ए। और आप जानते हैं एस एच एफ प्लस एन सी एल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एन सी ए। तो वर्किंग कैपिटल के मेनली देखिए पहला फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला जो लिखा है उसको ध्यान रखिएगा। मेन फॉर्मूला तो सी ए माइनस सी एल होता ही है। उसके अलावा दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एन सी ए भी होता है। ठीक है बच्चों, और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट आप समझ ही रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का फर्दर ब्रेक होता है वो। ठीक है बच्चों, तो मेनली पहले और चौथे पे ध्यान। करंट एसेट के फॉर्मूले को देख लीजिए बच्चों, मैंने चार तरह से बनाया है इसको भी। पहला तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट तो है ही। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, जो मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, उसी का यूज़ करके बनाया है। तीसरा बनाया है करंट लायबिलिटी इंटू करंट रेशियो, जो करंट रेशियो के फॉर्मूले से बना लिया। और चौथा फॉर्मूला बनाया है क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स। क्योंकि हम जानते हैं करंट एसेट और क्विक एसेट में मेनली इन तीन चीज़ों का फ़र्क होता है। इन तीन चीज़ों को वापस क्विक एसेट में ऐड कर देंगे तो वो इक्वल टू करंट एसेट आएगा। इसी तरह से मैं करंट लायबिलिटी भी देखिए मैंने तीन चार तरीके से निकाल के दिखाया हुआ है। टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी माइनस वर्किंग कैपिटल, सॉरी करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट अपॉन करंट रेशियो। तो इस तरह से करंट लायबिलिटीज़ भी निकल के आ जाता है बच्चों। तो वेरियस मेथड्स हैं इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू पीपल। बच्चों, मैं आप लोगों से एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशियो। तो मैं आपको तीन सिचुएशन दे रहा हूँ। एक सिचुएशन वन में करंट रेशियो मोर देन वन है, फॉर एग्जांपल 2:1। दूसरी सिचुएशन में करंट रेशियो 1 है, और तीसरे रेशियो में करंट रेशियो लेस देन 1 है, सपोज 0.8:1 या 0.7:1। तो ऐसे में अगर सी ए सी एल दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो करंट रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो समझ लीजिए। अगर वो मोर देन 1 है तो इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों कम होने से बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ने से रेशियो कम हो जाएगा। अगर वो इक्वल टू 1 है तो नो इफेक्ट होगा, और अगर वो लेस देन 1 है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा, दोनों बढ़ने से रेशियो बढ़ जाएगा, दोनों कम होने से रेशियो कम हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में।
तो दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर सिर्फ करंट एसेट बढ़ता है तो करंट रेशियो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इन ऑल द केसेस, चाहे वो मोर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1। करंट एसेट बढ़ने से करंट रेशियो बढ़ेगा, करंट एसेट घटने से करंट रेशियो घट जाएगा। तो सिर्फ करंट एसेट बढ़ने से रेशियो पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, बिकॉज वो एक न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो ही बढ़ेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो रेशियो भी घटेगा। लेकिन करंट लायबिलिटी, अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ती है या करंट लायबिलिटी कम होती है तो उस पर करंट रेशियो पे उसका जो है इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी कम होगी तो करंट रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ करंट एसेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप और सिर्फ करंट लायबिलिटी से इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत काम आएगा आपका while solving relations या क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। फॉर्मूला होता है इसका बच्चों, जो मेन फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और जो दूसरा फॉर्मूला यूज़ हम करते हैं वो होता है RFO माइनस GP या फिर RFO प्लस GL। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी हो तो क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये तीन तो लेंगे ऑलवेज। उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के सिर्फ वही पार्ट लीजिएगा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं यानी वेजेस, और अदर एक्सपेंसेस में भी सिर्फ वही वाला पार्ट लीजिएगा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेचर के होते हैं। अगर इनका कोई नोट नहीं दे रखा तो इनको इनडायरेक्ट मान लीजिएगा, मत लीजिएगा इन लोगों को, इन दोनों को। बाकी शुरू के तीन जरूर आएंगे। बच्चों, जो मैं आप लोगों को ये सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, इस सीक्वेंस को दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। RFO में से CORFO माइनस करोगे तो GP आ जाएगा, GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दोगे, जो कि रेयर ही होती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव्ड, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कह दूँ कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के मेनली मैंने 3 फॉर्मूले दे दिए हैं, वो कैसे समझिएगा। RFO में से तो CORFO और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों माइनस कर दीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, और CORFO और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। GP में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग इनकम होगी तो प्लस कर दीजिए तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में NOE प्लस कर दीजिए, NOI माइनस कर दीजिए तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। NOE प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, ध्यान रखिएगा। अब जो ये मैं सीक्वेंस आपको दिखा रहा हूँ इसको दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, NPBIT वाला। NPBIT में से आमतौर पर इंटरेस्ट माइनस किया जाता है तो NPBT आता है। NPBT में से टैक्स माइनस कर देंगे तो NPAT आता है, और उसमें डिविडेंड माइनस कर देंगे तो NPAT एंड डिविडेंड आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसी साइकिल को रिवर्स समझ लीजिए। NPAT एंड डिविडेंड दे रखा है तो डिविडेंड प्लस कर दीजिए, NPAT आ जाएगा, टैक्स प्लस कर दीजिए, NPBT आ जाएगा, इंटरेस्ट वापस प्लस कर दीजिए, NPBIT आ जाएगा। तो मेनली आपको NPBIT चाहिए होता है तो आप इसको राइट हैंड साइड वाले को जरूर ध्यान रखिएगा, वो मैंने सीधा रास्ता बताया था। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर डिविडेंड। लेकिन जब प्लस करने की बारी आएगी तो पहले डिविडेंड प्लस करेंगे, अगर डिविडेंड के बाद का दे रखा है तो, नहीं तो अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट प्लस करना है, पहले टैक्स प्लस करिएगा फिर इंटरेस्ट प्लस करिएगा, NPBIT पे आ जाएंगे आप। ठीक है बच्चों, NPBIT को या NPBIT एंड डिविडेंड एक ही बात होती है। बच्चों, मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ा काफ़ी ज़्यादा रेशियोज़ वाले क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, वो ये चीज़ है कि आपको वैल्यू तो कॉस्ट की दे रखी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या CORFO की, मगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो RFO पे दे रखा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दे रखा है 2 लाख, मगर ये भी कहा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% ऑफ RFO है, मगर RFO तो पता नहीं है, माना वो 100 है। ठीक है बच्चों, अगर GP जो है 20% है RFO का, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 80% होगी RFO की, क्योंकि उनको दोनों को जोड़ कर ही RFO आता है। ठीक है, तो किसी नंबर का 80% आपको पता है, 100% निकालना है, तो 100 ऊपर 80 नीचे इंटू जो पता है, उससे आपका RFO आ गया 2.5 लाख और GP अपने यहाँ पे आ गया 50,000। ठीक है बच्चों,
तो RFO माइनस GP का परसेंटेज करेंगे तो COGS का परसेंटेज आ गया। देखिएगा बच्चों, हमेशा कॉस्ट और RFO में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा GP का होता है। तो GP अगर RFO का 20% है, तो यानी अगर मैं RFO 100 मान रहा हूँ, GP 20 मान रहा हूँ, तो COGS 80 ही होगा, 120 नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटा है। छोटे भी जाने के लिए माइनस ही करते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसलिए मैंने RFO CORFO को 80 माना। और आपको 80 पता है, 100 निकालना है, तो 100 ऊपर 80 नीचे, इंटू जो पता है। ठीक है, जो पता है उसकी परसेंटेज नीचे, जो निकालना है उसकी परसेंटेज ऊपर, इंटू जो पता है। तो उसी वजह से आपका RFO 2.5 लाख आया था। और एक बार RFO आ जाएगा तो GP अपने आप ही आ जाएगा। अगली सिचुएशन देखिए, पता है RFO मगर GP का परसेंटेज है कॉस्ट पे। कॉस्ट को 100 मान लिया। अब मुझे 100 से RFO, अगर मेरा कॉस्ट 100 है तो RFO पे जाना है तो मुझे प्लस ही करना पड़ेगा, बिकॉज RFO बढ़ा है, तो 125 हो गया। 125 पता है, 100 निकालना है, तो 100 ऊपर 125 नीचे, इंटू जो पता है, तो 3 लाख यानी 240 COGS आ गया। और जब एक बार COGS आ गया तो फिर तो GP अपने आप ही आ जाएगा। चाहो तो RFO माइनस से COGS माइनस कर दो, या फिर COGS का 25% निकाल लो तो भी 60,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली जो लॉजिक है वो ये है, जब भी आपको छोटे से बड़े पर जाना है तो 100 प्लस GP परसेंटेज, और बड़े से छोटे में आना है तो बड़े 100 माइनस GP परसेंटेज। और ये बात याद रखिएगा, जिसको निकालना है उसे 100 मानना है। अब RFO को 100 माना है तो सीधी सी बात है, जो COGS है वो 100 से कम ही होगा, तो इसलिए माइनस करा गया, 80 आ गया। अगर हमने COGS को 100 मान लिया तो RFO तो उससे बड़ा ही होगा, तो 25 पर प्लस कर दिया, तो वो आ गया 125। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर मुझे GP 20% ऑफ कॉस्ट ही दे रखा होता तो मैं 20% कॉस्ट का निकालता, 100 का चक्कर ही नहीं रहता। ठीक है, दो वो 40 आता, RFO 240 आता। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 25% ऑफ RFO ही कहा होता तो मैं 25% उसी का निकाल लेता।